सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं सचिन खेवाल आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल द एग्जामिन लाइफ पर। और आज हम शुरू करेंगे फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की की एक ऐसी पुस्तक जो मानव मनोविज्ञान की गहराई में उतरती है, जो आधुनिक समाज की विसंगतियों को उजागर करती है, जो मानव मन की जटिलताओं, आत्मविरोध, अकेलेपन और असंतुष्टता की भावनाओं को हमारे सामने स्पष्ट करती है, जिसमें लोगों की बाहरी दुनिया और उनकी आंतरिक जीवन के बीच का अंतर स्पष्ट होता है। नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड एक ऐसी पुस्तक है जो आपको अपने जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर करेगी। यह एक सच्ची कला का उदाहरण है। यह ऐसी रचना है जो आपको अपने आप को और बेहतर ढंग से समाज को समझने में मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक बीमार आदमी हूँ, मैं एक द्वेषपूर्ण आदमी हूँ, मैं एक बदसूरत आदमी हूँ। मुझे लगता है कि मेरा लिवर बीमार है, हालांकि मुझे अपनी बीमारी के बारे में कुछ भी पता नहीं है और मुझे निश्चित रूप से नहीं पता कि मुझे क्या परेशानी है। मैं इसके लिए डॉक्टर से परामर्श भी नहीं करता और कभी नहीं किया। हालांकि मेरे मन में दवा और डॉक्टरों के लिए सम्मान है, इसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी भी हूँ। इतना कि मैं दवा का सम्मान करता हूँ। वैसे भी मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ कि अंधविश्वासी नहीं हो सकता, लेकिन मैं अंधविश्वासी हूँ। नहीं, मैं द्वेष के कारण डॉक्टर से परामर्श करने से इनकार करता हूँ। यदि आप शायद नहीं समझेंगे, खैर मैं इसे समझता हूँ। हालांकि बेशक मैं यह नहीं समझ सकता कि इस मामले में मेरी द्वेषता से मैं वास्तव में किसे शर्मिंदा कर रहा हूँ, पर मैं पूरी तरह से जानता हूँ कि मैं डॉक्टरों से परामर्श न करके उन्हें भुगतान नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी अगर मैं डॉक्टर से परामर्श नहीं करता तो यह द्वेष के कारण होता है। मेरा लिवर खराब है, इसे और खराब होने दो। मैं लंबे समय से ऐसा ही करता आ रहा हूँ, 20 साल से। अब मैं 40 साल का हो गया हूँ। मैं सरकारी नौकरी में था, लेकिन अब नहीं हूँ। मैं एक द्वेषपूर्ण अधिकारी था। मैं असभ्य था और ऐसा होने में मुझे बड़ा आनंद आता था। मैं रिश्वत नहीं लेता था, इसलिए मुझे कम से कम उसमें तो कुछ न कुछ तो मिलना ही था। यह एक घटिया मजाक था, लेकिन मैं इसे मिटा नहीं सका। मैंने इसे यह सोचकर लिखा था कि यह बहुत मजाकिया लगेगा, लेकिन अब जब मैंने खुद को समझ लिया है कि मैं केवल घृणित तरीके से यह दिखावा करना चाहता था, तो मैं इसे नहीं मिटा सका। जानबूझकर इसे खरोंचे। जब याचिकाकर्ता मेरी मेज पर सूचना के लिए आते थे तो मैं उनके सामने अपने दांत पीसता था, और जब मैं किसी को दुखी करने में सफल हो जाता था तो मुझे बहुत खुशी होती थी। मैं लगभग सफल भी हो गया था। अधिकांश वे सभी लोग डरपोक लोग थे, बेशक वे सभी याचिकाकर्ता। लेकिन उन अहंकारी लोगों में से एक अधिकारी था जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह बिल्कुल भी विनम्र नहीं था और अपनी तलवार को घिनौने तरीके से खनकाता था। उस तलवार को लेकर मैं उसके साथ 18 महीने तक दुश्मनी करता रहा। आखिरकार मैंने उस पर विजय पा ली। उसने तलवार खनकाना छोड़ दिया। हालांकि मेरी युवावस्था में हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं सज्जनों, मेरी दुश्मनी का मुख्य बिंदु क्या था? हाँ, पूरी बात। इसका असली देश इस तथ्य में निहित था कि लगातार, यहाँ तक कि सबसे तीव्र क्रोध के क्षण में भी, मैं शर्म से अंदर से सचेत था कि मैं न केवल एक दुश्मन नहीं हूँ, बल्कि एक कटु व्यक्ति भी। और एक कटु व्यक्ति भी नहीं हूँ कि मैं बस बेतरतीब ढंग से गुरैया को डरा रहा था और अपने आप को खुश कर रहा था। मेरे मुंह से झाग निकल सकता है, लेकिन मुझे खेलने के लिए एक गुड़िया ला कर दो। मुझे चीनी वाली एक कप चाय दो और शायद मैं संतुष्ट हो जाऊं। मैं शायद सच में भी भावुक हो जाऊं। हालांकि शायद बाद में मुझे खुद पर दांत पीसने पड़े और महीनों तक शर्म से रातों को जागते रहना पड़े। यही मेरा तरीका था। मैं झूठ बोल रहा था जब मैंने अभी कहा कि मैं एक द्वेषपूर्ण अधिकारी हूं। मैं द्वेष के कारण झूठ बोल रहा था। मैं केवल याचिकाकर्ताओं और अधिकारी के साथ अपना मनोरंजन कर रहा था, और वास्तव में मैं कभी द्वेषपूर्ण नहीं बन सकता। मैं हर पल अपने अंदर बहुत से तत्वों के प्रति सचेत था जो इसके बिल्कुल विपरीत थे।
मैंने महसूस किया कि वे सकारात्मक रूप से मेरे अंदर उमड़ रहे थे। ये विरोधाभासी तत्व, मुझे पता था कि वे मेरे जीवन भर मुझ में झुंड बनकर रहे थे और मुझसे किसी तरह बाहर निकलने की चाह रखते थे, लेकिन मैंने उन्हें बाहर नहीं आने दिया। उन्हें बाहर नहीं आने दिया, जानबूझकर उन्हें बाहर नहीं आने दिया। उन्होंने मुझे तब तक सताया जब तक कि मैं शर्मिंदा नहीं हो गया। उन्होंने मुझे ऐंठन की स्थिति में पहुंचा दिया और मुझे बीमार कर दिया। आखिरकार उन्होंने मुझे कितनी बीमार कर दिया। अब क्या आप कल्पना नहीं कर रहे सज्जनों कि मैं अब किसी बात के लिए पश्चाताप व्यक्त कर रहा हूँ, कि मैं आपसे किसी बात के लिए क्षमा मांग रहा हूँ। मुझे यकीन है कि आप कल्पना कर रहे हैं कि हालांकि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि मैं द्वेषपूर्ण नहीं बन सकता था। मैं कुछ बनना भी नहीं चाहता था, ना द्वेषपूर्ण, ना दयालु, ना दुष्ट, ना ईमानदार, ना नायक, ना कीड़ा। अब मैं अपने कोने में अपना जीवन जी रहा हूँ, अपने आप को द्वेषपूर्ण और बेकार सांत्वना के साथ ताना मार रहा हूँ कि एक अज्ञानी व्यक्ति गंभीरता से कुछ नहीं बन सकता और केवल मूर्ख ही कुछ बन सकता है। हाँ, 19वीं सदी में एक आदमी को नैतिक रूप से सर्वोपरि एक चरित्रहीन प्राणी होना चाहिए। एक चरित्रवान व्यक्ति, एक सक्रिय व्यक्ति सर्वोपरि एक सीमित प्राणी है। 40 वर्षों से यही मेरा विश्वास है। मैं अब 40 वर्ष का हूँ और आप जानते हैं कि 40 वर्ष एक पूरा जीवन काल है। आप जानते हैं कि यह अत्यधिक बुढ़ापा है। 40 वर्ष से अधिक जीना बहुत बुरा व्यवहार है, अश्लीलता है, अनैतिक है। 40 वर्ष से अधिक कौन जीता है? इसका उत्तर है ईमानदारी, और ईमानदारी से मैं आपको बताता हूँ कि कौन जीता है, मूर्ख और बेकार दो। मैं सभी बूढ़ों को उनके मुंह पर यही कहता हूँ, इन सभी आदरणीय बूढ़ों को, इन सब चांदी के बालों वाले और आदरणीय बुजुर्गों को, मैं पूरी दुनिया को उनके मुंह पर यही कहता हूँ। मुझे ऐसा कहने का अधिकार है क्योंकि मैं खुद 60 साल तक जीऊंगा, 70 साल तक, 80 साल तक भी। ठहरो, मुझे सांस लेने दो। सज्जनों, आप निसंदेह यह समझते हैं कि मैं आपका मनोरंजन करना चाहता हूँ। इसमें भी आप गलत हैं। मैं किसी भी तरह से इतना खुशमिजाज व्यक्ति नहीं हूँ जितना आप समझते हैं या जैसा आप सोचते हैं। फिर भी इस सब बकवास से चिढ़कर, और मुझे लगता है कि आप चिढ़े हुए हैं, आप मुझे पूछना उचित समझते हैं कि मैं कौन हूँ। तो मेरा उत्तर है, मैं एक प्लेजियट मूल्यांकनकर्ता हूँ। मैं नौकरी में था ताकि मुझे कुछ खाने को मिल सके, और केवल इसी कारण से। और जब पिछले साल एक दूर के रिश्तेदार ने अपनी वसीयत में मुझे 6,000 रूबल दिए तो मैं तुरंत नौकरी छोड़ के सेवानिवृत्त हो गया और अपने कोने में रहने लगा। मैं पहले इसी कोने में रहता था, लेकिन अब मैं यहीं रहने लगा हूँ। मेरा कमरा शहर के बाहरी इलाके में एक मनहूस भयावह कमरा है। मेरी नौकरानी एक बूढ़ी देहाती महिला है। मूर्खता के कारण उसका स्वभाव खराब है और इसके अलावा उसके आसपास हमेशा एक गंदी बदबू रहती है। मुझे बताया गया है कि पीटर्सबर्ग की जलवायु मेरे लिए खराब है और मेरे छोटे से साधनों के साथ पीटर्सबर्ग में रहना बहुत महंगा है। मैं यह सब इन सभी बुद्धिमान और अनुभवी सलाहकारों और पर्यवेक्षकों से बेहतर जानता हूँ, लेकिन मैं पीटर्सबर्ग में ही रहूँगा। मैं पीटर्सबर्ग से दूर नहीं जा सकता। मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। लेकिन एक सभ्य आदमी किस विषय पर सबसे अधिक प्रसन्नता से बात कर सकता है? उसका उत्तर है स्वयं पर। खैर, तो मैं अपने बारे में ही बात करूँगा। चैप्टर 2। मैं अब आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ सज्जनों, चाहे आप मेरी बात सुनना चाहे या नहीं। मैं कीट भी क्यों नहीं बन सका। मैं आपको गंभीरता से बताता हूँ कि मैंने कई बार कीट बनने की कोशिश की है, लेकिन मैं इसके बराबर भी नहीं बन सका। सज्जनों, मैं कसम खाता हूँ कि बहुत ज़्यादा सचेत होना एक बीमारी है, एक बहुत बड़ी बीमारी। मनुष्य की रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए साधारण मानवीय चेतना होना ही काफ़ी होता है। यानी हमारी दुखी 19वीं सदी के एक सुसंस्कृत व्यक्ति के हिस्से की आधी या एक चौथाई चेतना, खास तौर पर वह जिसे पीटर्सबर्ग में रहने का दुर्भाग्य मिला हो, जो पूरी पृथ्वी का सबसे सैद्धांतिक और जानबूझकर बनाया गया शहर है। जानबूझकर बनाए गए और अनजाने में बनाए गए शहर होते हैं। उदाहरण के लिए, वह चेतना
होना ही काफ़ी होता है, जिसके जरिए सभी तथाकथित प्रत्यक्ष व्यक्ति और कर्मशील लोग जीते हैं। मुझे यकीन है कि आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब दिखावे के लिए लिख रहा हूँ, कर्मशील लोगों की कीमत पर मजाक करने के लिए, और इससे भी बढ़कर मैं अपने अधिकारी की तरह ही दिखावटीपन से तलवारें खनका रहा हूँ। लेकिन सज्जनों, कौन है जो अपनी बीमारियों पर गर्व कर सकता है और उन पर घमंड भी कर सकता है? हालांकि आखिरकार हर कोई ऐसा करता है। लोग अपनी बीमारियों पर गर्व करते हैं और मैं शायद किसी और से ज़्यादा करता हूँ। हम इस पर विवाद नहीं करेंगे क्योंकि मेरा तर्क बेतुका है। लेकिन फिर भी मैं दृढ़ता से आश्वस्त हूँ कि बहुत सारी चेतना, हर तरह की चेतना वास्तव में एक बीमारी है। मैं इस पर कायम है। उस पर चलिए इसे भी 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। मुझे यह बताओ, ऐसा क्यों होता है कि ठीक उसी समय, हाँ ठीक उसी समय जब मैं उन सभी चीज़ों की हर परिष्कार को महसूस करने में सबसे अधिक सक्षम होता हूँ जो उत्कृष्ट और सुंदर है, जैसा कि वे एक समय में कहा करते थे, ऐसा लगता है कि मेरे साथ न केवल ऐसा महसूस होता है बल्कि ऐसी बदसूरत चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि, खैर संक्षेप में, ऐसे कार्य जो शायद सभी करते हैं लेकिन जो, जैसे कि जानबूझकर मेरे साथ ठीक उसी समय पर हुए जब मैं सबसे अधिक सचेत था कि उन्हें नहीं किया जाना चाहिए। जितना अधिक मैं अच्छाई और उन सब चीज़ों के बारे में सचेत था जो उत्कृष्ट और सुंदर थी, उतना ही मैं अपने कीचड़ में डूबता गया और उतना ही मैं पूरी तरह से उसमें डूबने के लिए तैयार था। लेकिन मुख्य बात यह थी कि यह सब, जैसा कि यह था, मेरे लिए आकस्मिक नहीं था, बल्कि ऐसा था जैसे कि ऐसा होना ही था। ऐसा लग रहा था कि मानो यह मेरी सबसे सामान्य स्थिति थी और जरा भी बीमारी या दुराचार नहीं था। इसलिए आखिरकार इस दुराचार के खिलाफ संघर्ष करने की मेरी सारी इच्छा खत्म हो गई। यह मेरे लगभग शायद वास्तव में विश्वास करने के साथ समाप्त हुआ कि यह शायद मेरी सामान्य स्थिति थी। लेकिन शुरू में उस संघर्ष में मुझे कितनी पीड़ा सहनी पड़ी। मुझे विश्वास नहीं था कि यह अन्य लोगों के साथ भी ऐसा ही है, और अपने पूरे जीवन में मैंने अपने बारे में इस तथ्य को एक रहस्य के रूप में छिपाया। मुझे शर्म आती थी, शायद अब भी मुझे शर्म आती है। मैं किसी घृणित पीटर्सबर्ग रात को अपने कोने में घर लौटने में एक तरह का गुप्त, असामान्य, घृणित आनंद महसूस करने की स्थिति में पहुंच गया था। पूरी तरह से सचेत था कि उस दिन मैंने फिर से एक घृणित कार्य किया था, कि जो किया गया था उसे कभी भी पूर्ववत नहीं किया जा सकता था, और गुप्त रूप से, आंतरिक रूप से इसके लिए खुद को कुतरता, खुद को चीरता और खा जाता था, जब तक कि अंत में कड़वाहट एक तरह की शर्मनाक हरकत में बदल नहीं गई, सापित मिठास, और अंत में सकारात्मक वास्तविक आनंद में। हाँ, आनंद में। मैं इस पर जोर देता हूँ। मैंने इसके बारे में बात की है क्योंकि मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या अन्य लोग भी ऐसा आनंद महसूस करते हैं। मैं समझाऊंगा। आनंद सिर्फ अपने स्वयं के पतन की अतिरिक्त तीव्र चेतना से था। यह खुद को यह महसूस करने से था कि वह अंतिम बाधा तक पहुंच गया है, कि यह भयानक है, लेकिन यह अन्यथा नहीं हो सकता है, कि आपके लिए कोई बच नहीं सकता है, कि आप कभी भी किसी अलग आदमी नहीं बन सकते हैं, कि भले ही समय और विश्वास अभी भी आपके पास कुछ अलग बनने के लिए बचा हो, आप शायद ही बदलना चाहेंगे, या यदि आप बदलना चाहते हैं तब भी आप कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि शायद वास्तव में आपके पास बदलने के लिए कुछ भी नहीं था। और सबसे बुरी बात यह थी, और इसकी जड़ यह थी, कि यह सब अति तीव्र चेतना के सामान्य मौलिक नियमों के अनुरूप था, और जड़ता के साथ जो उन नियमों का प्रत्यक्ष परिणाम था, और जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति न केवल बदलने में असमर्थ था बल्कि बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकता था। इस प्रकार तीव्र चेतना के परिणाम स्वरूप यह निष्कर्ष निकलता है कि व्यक्ति बदमाश होने में दोषी नहीं है, जैसा कि यह बदमाश के लिए कोई सांत्वना हो जब उसे एहसास हो जाए कि वह वास्तव में बदमाश है। लेकिन बहुत हो गया। अरे, मैंने बहुत बकवास की है, लेकिन मैंने क्या समझाया है, इसमें आनंद को कैसे समझाया जा सकता है। लेकिन मैं इसे समझाऊंगा, मैं इसकी तह तक जाऊंगा, इसलिए मैंने अपनी कलम उठाई है। उदाहरण के लिए, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा चेतना है। मैं एक कुबड़े या बोने की तरह ही संदिग्ध और नाराज होने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं अपनी बात पर अड़ा रहता हूँ। कभी कभी मेरे साथ कुछ ऐसे पल भी होते हैं जब मैं किसी से नाराज हो जाता हूँ। अगर मुझे मुंह पर थप्पड़ मारा जाता है तो शायद मुझे इस बात पर खुशी होती है। मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि शायद मैं इसमें भी एक अजीब तरह का आनंद खोज पाता हूँ।
निसंदेह निराशा का अंत। लेकिन निराशा में सबसे तीव्र आनंद होता है, खासकर तब जब कोई अपनी स्थिति की निराशा के बारे में बहुत गहराई से सचेत हो। और जब किसी के मुंह पर थप्पड़ मारा जाता है फिर उसे रगड़े जाने की चेतना उसे पूरी तरह से अभिभूत कर देती है। सबसे बुरी बात यह है कि इसे किसी भी तरह से देखे, फिर भी यह पता चलता है कि हर चीज में सबसे ज़्यादा दोषी मैं ही था। और सबसे अपमानजनक बात यह है कि अपनी गलती के बिना बल्कि प्रकृति के नियमों के कारण मुझे दोषी ठहराया जाना। सबसे पहले इसलिए दोषी ठहराया जाना क्योंकि मैं अपने आसपास के किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा चतुर हूँ। मैंने हमेशा अपने आसपास के लोगों से खुद को ज़्यादा होशियार समझा। और कभी कभी, क्या आप यकीन करोगे, मुझे इस बात पर शर्मिंदगी भी हुई है। वैसे भी मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में अपनी आंखें फेर दी हैं और कभी भी लोगों को सीधे चेहरे पर नहीं देख पाया। आखिरकार मुझे दोष देना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे पास उदारता भी होती तो भी मुझे इसकी बेकारता के एहसास से और ज़्यादा तकलीफ होती। मैं निश्चित रूप से उदारता से कुछ भी नहीं कर सकता था, न तो माफ कर सकता था, क्योंकि मेरे हमलावर ने शायद मुझे प्रकृति के नियमों से बाहर कर दिया होता। और प्रकृति के नियमों को कोई माफ नहीं कर सकता, ना ही भूलना चाहिए, क्योंकि अगर यह प्रकृति के नियमों के कारण होता तो भी यह अपमानजनक होता। आखिरकार अगर मैं उदारता के अलावा कुछ भी बनना चाहता, इसके विपरीत अपने हमलावर से बदला लेना चाहता, तो मैं किसी से भी बदला नहीं ले सकता था, कुछ भी, क्योंकि मुझे निश्चित रूप से कभी भी कुछ करने का मन नहीं बनाना चाहिए था। भले ही मैं ऐसा करने में सक्षम होता, मुझे अपना मन क्यों नहीं बनाना चाहिए था। इस बारे में मैं विशेष रूप से कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। चैप्टर 3। जो लोग बदला लेना जानते हैं और सामान्य रूप से अपने लिए खड़ा होना जानते हैं, उनके लिए यह कैसे संभव है? क्यों, जब वे बदले की भावना से ग्रसित होते हैं तो कुछ समय के लिए उनके पूरे अस्तित्व में उस भावना के अलावा और कुछ नहीं बचता। ऐसा सज्जन व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर सीधे दौड़ता है, जैसे कि क्रोधित बैल अपने सींग नीचे किए हुए हो, और उसे दीवार के अलावा कोई नहीं रोक सकता। वैसे दीवार की ओर मुंह करके ऐसे सज्जन व्यक्ति अर्थात प्रत्यक्ष व्यक्ति और क्रियाशील व्यक्ति वास्तव में असमंजस में होते हैं। उनके लिए दीवार कोई बहाना नहीं है, जैसे कि हम लोगों के लिए है, जो सोचते हैं और उसके परिणाम स्वरूप कुछ नहीं करते। यह पीछे हटने का बहाना नहीं होता, ऐसा बहाना जिसके लिए हम हमेशा बहुत खुश होते हैं, यद्यपि हम स्वयं इस पर आमतौर पर शायद ही विश्वास करते हों। नहीं, वे पूरी ईमानदारी से असमंजस में हैं। दीवार उनके लिए कुछ शांतिदायक, नैतिक रूप से सुखदायक, अंतिम, शायद कुछ रहस्यमय भी, लेकिन दीवार के बारे में बाद में। खैर, ऐसे सीधे साधे व्यक्ति को मैं आलसी सामान्य व्यक्ति मानता हूँ, जैसा कि उसकी कोमल माँ प्रकृति उसे देखना चाहती थी जब उसने कृपापूर्वक उसे धरती पर जन्म दिया था। मैं ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या करता हूँ, जब तक कि मेरा चेहरा हरा ना हो जाए। वह मूर्ख है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शायद सामान्य व्यक्ति को मूर्ख होना चाहिए। आप कैसे जानते हैं? शायद यह वास्तव में बहुत सुंदर है और मैं उसे संदेह के बारे में और अधिक आश्वस्त हूँ। अगर कोई इसे ऐसा कह सकता है, इस तथ्य से कि यदि आप उदाहरण के लिए प्रतिपक्ष लेते हैं सामान्य मनुष्य, यानी तीर चेतना वाला मनुष्य, जो निश्चित रूप से प्रकृति की गोद से नहीं बल्कि एक प्रत्युत्तर, यह लगभग रहस्यवाद है सज्जनों, लेकिन मुझे भी इस पर संदेह है से आया है। यह प्रत्युत्तर निर्मित मनुष्य कभी कभी अपने प्रतिपक्ष की उपस्थिति में इतना असमंजस में पड़ जाता है कि उनकी अतिरंजित चेतना के साथ वह वास्तव में खुद को एक चूहा समझता है, न कि एक मनुष्य। यह एक तीर चेतना वाला चूहा हो सकता है, फिर भी यह एक चूहा है, जबकि दूसरा एक मनुष्य है, और इसलिए वगैरह वगैरह। और दूसरी बुरी बात यह है कि वह खुद उसका अपना श्रम का खुद को एक चूहे के रूप में देखता है। कोई भी उसे ऐसा करने के लिए नहीं कह सकता, और यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आप अब आइए हम इस चूहे को क्रियाशील रूप में देखें। मान लीजिए उदाहरण के लिए यह भी अपमानित महसूस करता है, और यह लगभग हमेशा अपमानित महसूस करता है और खुद से बदला लेना चाहता है। इसमें हद से ज़्यादा द्वेष हो सकता है, अपने हमलावर पर उस द्वेष को निकालने की नीच और घिनौनी इच्छा से भी अधिक घिनौनी इच्छा। अपनी जन्मजात मूर्खता के कारण चूहा अपने बदले को शुद्ध और सरल न्याय के रूप में देखता है, जबकि अपनी तीव्र चेतना के कारण चूहा इसके न्याय में विश्वास नहीं करता। अंत में बदले की क्रिया
तक पहुंचता है। एक बुनियादी दुष्टता के अलावा बदकिस्मत चूहा अपने इर्द गिर्द संदेह और सवालों के रूप में कई अन्य दुष्टताएं पैदा करने में सफल हो जाता है। एक सवाल में इतने सारे अनसुलझे सवाल जोड़ देता है कि अनिवार्य रूप से उसके इर्द गिर्द एक तरह का घातक मिश्रण, एक बदबूदार गंदगी पैदा हो जाती है, जो उसके संदेह, भावनाओं और कार्रवाई करने वाले प्रत्यक्ष लोगों द्वारा उस पर थूके गए तिरस्कार से बनी होती है। जो लोग इसके बारे में न्यायाधीशों और मध्यस्थों के रूप में गंभीरता से खड़े हैं, वे इस पर तब तक हंसते हैं जब तक कि उसके स्वस्थ पक्ष में दर्द न हो जाए। बेशक उसके लिए एकमात्र काम यह है कि वह अपने पंजे की एक लहर से इन सब को खारिज कर दे और एक नकली अवमानना की मुस्कान के साथ, जिस पर वह खुद भी विश्वास नहीं करता, अपने चूहे के बिल में अपमानजनक तरीके से घुस जाए। वह उसके घिनौने बदबूदार भूमिगत घर में हमारा अपमानित, कुचला हुआ, उपहासित चूहा तुरंत ठंडे, घातक और सबसे बढ़कर चिरस्थायी द्वेष में लीन हो जाता है। 40 साल तक वह अपने द्वारा किए गए छोटे से छोटे, सबसे अपमानजनक विवरण को याद करेगा और हर बार अपने आप में और भी अपमानजनक विवरण जोड़ेगा। अपनी कल्पना से खुद को चिढ़ाता और पीड़ा देता रहेगा। वह खुद अपनी कल्पनाओं पर शर्मिंदा होगा, लेकिन फिर भी वह सब कुछ याद रखेगा। वह हर विवरण पर बार बार विचार करेगा। वह अपने खिलाफ अनसुनी बातें गढ़ेगा, यह दिखावा करते हुए कि वे चीजें हो सकती है, और कुछ भी माफ नहीं करेगा। शायद वह खुद भी बदला लेना शुरू कर दे, लेकिन जैसे कि टुकड़ों में तुच्छ तरीकों से चूल्हे के पीछे से गुप्त रूप से, बिना अपने प्रतिशोध के अधिकार पर या अपने प्रतिशोध की सफलता पर विश्वास किए, यह जानते हुए कि बदला लेने के अपने सभी प्रयासों से उसे उस व्यक्ति से 100 गुना अधिक नुकसान होगा जिससे वह खुद बदला लेगा, जबकि वह, मैं हिम्मत करके कह सकता हूं, खुद को खरोच भी नहीं पाएगा। अपनी मृत्युशैया पर वह इसे फिर से याद करेगा, सभी वर्षों में जमा ब्याज के साथ, और लेकिन यह उस ठंडे, घृणित, आधे निराशा आधे विश्वास में 40 वर्षों तक दुख से खुद को जीवित दफनाने में, अपनी स्थिति की उस तीव्रता से पहचानी गई और फिर से आंशिक रूप से संदिग्ध निराशा में, असंतुष्ट इच्छाओं के उस नरक में जो अंदर की ओर मुड़ गया, उस बुखार में है। यह इतना सूक्ष्म है, विश्लेषण करना इतना कठिन है कि जो लोग थोड़े सीमित है या यहाँ तक कि केवल मजबूत नसों वाले लोग भी इसका एक कण भी नहीं समझ पाते। संभवतः आप मुस्कुराते हुए अपने हिसाब से जोड़ देंगे, वे लोग भी इसे नहीं समझ पाएंगे जिन्होंने कभी चेहरे पर थप्पड़ नहीं खाया है। और इस तरह आप विनम्रता से मुझे संकेत देंगे कि शायद मुझे भी अपने जीवन में चेहरे पर थप्पड़ खाने का अनुभव हुआ है, और इसलिए मैं ऐसे व्यक्ति के रूप में बोल रहा हूं जो जानता है। मुझे यकीन है कि आप ऐसा ही सोच रहे होंगे, लेकिन अपना दिमाग शांत रखें सज्जनों, मुझे चेहरे पर थप्पड़ नहीं मिला है। हालांकि यह मेरे लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखता कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। संभवतः मुझे भी इस बात का अफसोस है कि मैंने अपने जीवन में इतने कम थप्पड़ मारे हैं, लेकिन बहुत हो गया। आपके लिए इतनी गहरी दिलचस्पी वाले विषय पर एक और शब्द नहीं। मैं शांत भाव से उन लोगों के बारे में बात करना जारी रखूंगा जिनकी नसें मजबूत है और जो आनंद की एक खास परिष्कार को नहीं समझते। हालांकि कुछ परिस्थितियों में ये सज्जन बैल की तरह ऊंची आवाज में चिल्लाते हैं, हालांकि मान लीजिए कि इससे उन्हें सबसे ज्यादा फायदा होता है। फिर भी जैसे कि मैंने पहले ही कहा है, असंभव का सामना करने पर वे तुरंत शांत हो जाते हैं। असंभव का मतलब है पत्थर की दीवार। कौन सी पत्थर की दीवार? बेशक प्रकृति के नियम, प्राकृतिक विज्ञान, गणित के निष्कर्ष, जैसे ही वे आपको साबित करते हैं, उदाहरण के लिए कि आप एक बंदर के वंशज है, तो यह भौंकने का कोई फायदा नहीं है। इस एक तथ्य के रूप में स्वीकार करें। जब वे आपको साबित करते हैं कि वास्तव में आपकी खुद की चर्बी की एक बूंद आपको किसी भी चीज से ज्यादा प्यारी होगी, यदि आप अपने 1 लाख साथी प्राणियों को यह कहते हुए धोखा देते हैं कि यह निष्कर्ष सभी तथाकथित सद्गुणों और कर्तव्यों तथा सभी पूर्वाग्रहों और कल्पनाओं का अंतिम समाधान है, तो आपको इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। इसमें कोई सहायता नहीं है, क्योंकि 2 और 2 4 होते हैं। यह गणित का नियम है। बस इसका खंडन करके दिखाइए। मेरे कहने पर वे आप पर चिल्लाएंगे, इसका परीक्षण करने का कोई फायदा नहीं है। यह 2 और 2 4 का मामला है। प्रकृति आपसे अनुमति नहीं मांग रही, उसे आपकी इच्छाओं से कोई लेना देना नहीं है, और चाहे आपको उसके नियम पसंद हो या नापसंद, आपको उसे वैसे ही स्वीकार करना होगा जैसे वह है, और परिणाम स्वरूप उसके सभी निष्कर्ष। एक दीवार, आप देखते हैं, एक दीवार है, और इसी तरह और इसी तरह।
हे भगवान, लेकिन मैं प्रकृति और अंगणित के नियमों की क्या परवाह करता हूँ, जब किसी कारण मैं उन नियमों और इस तथ्य को नापसंद करता हूँ कि 2 और 2 4 होते हैं। बेशक मैं दीवार को अपने सिर से मारकर नहीं तोड़ सकता, अगर मेरे पास उसे गिराने की ताकत नहीं है, लेकिन मैं इसे सिर्फ इसलिए स्वीकार नहीं करने वाला क्योंकि यह एक पत्थर की दीवार है और मेरे पास ताकत नहीं है। मानो ऐसी पत्थर की दीवार वास्तव में एक सांत्वना थी और वास्तव में इसे सुलह के कुछ शब्द थे, केवल इसलिए क्योंकि उतना ही सच है जितना कि 2 और 2 4 होते हैं। ओ बेतुकी बातों की बेतुकी बात, यह है सब समझना, यह है सब पहचानना, सभी असंभवताओं और पत्थर की दीवार को पहचानना कितना बेहतर है। उन असंभवताओं और पत्थर की दीवारों में से किसी एक के साथ समझौता न करना, अगर आपको इससे समझौता करने में घृणा होती है। सबसे अपरिहार्य तार्किक संयोजनों के माध्यम से शाश्वत विषय पर सबसे घृणित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि पत्थर की दीवार के लिए भी आप किसी तरह से खुद को दोषी मानते हैं, हालांकि यह फिर से दिन की तरह स्पष्ट है कि आप दोषी नहीं हैं, कम से कम, और इसलिए विलास जड़ता में डूबने के लिए मौन नपुंसकता में अपने दांत पीसते हुए, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि आपके पास प्रतिशोध की भावना रखने वाला कोई भी नहीं है, कि आपके पास कोई वस्तु नहीं है और शायद कभी नहीं होगी जो आपके प्रति द्वेष रखे, कि यह हाथ की सफाई है, थोड़ी बहुत बाजीगरी है, एक ताश के पत्ते काटने वाले की चाल है, कि यह केवल एक गड़बड़ है, पता नहीं क्या है और कौन है। लेकिन इन सभी अनिश्चितताओं और बाजीगरियों के बावजूद अभी भी आपके अंदर एक दर्द है, और जितना अधिक आप नहीं जानते उतना ही अधिक दर्द होता है। चैप्टर 4। हा हा हा, अब तुम्हें दांत दर्द में मजा आने वाला है। तुम हंसते हुए कहते हो, ठीक है, दांत दर्द में भी आनंद है। मैं जवाब देता हूँ, मुझे पूरे 1 महीने तक दांत दर्द रहा है और मैं जानता हूँ कि ऐसा है। उस मामले में बेशक लोग चुपचाप द्वेषपूर्ण नहीं होते, बल्कि कर रहाते हैं, लेकिन वे स्पष्ट कर रहा नहीं होते, वे घातक कर रहा होते हैं, और घातक कर रहा ही मुख्य बात होती है। पीड़ित का आनंद उन कर रहाओं में अभिव्यक्त होता है, अगर उसे उनमें आनंद महसूस न होता तो वह कर रहा था ही नहीं। यह एक अच्छा उदाहरण है सज्जनों, और मैं इसे विकसित करूंगा। वे कर रहे सबसे पहले आपके दर्द की सारी उद्देश्यहीनता को व्यक्त करती है, जो आपकी चेतना के लिए बहुत अपमानजनक है। प्रकृति की पूरी कानूनी व्यवस्था जिस पर आप बेशक घृणा से थूकते हैं, लेकिन जिससे आप तब भी पीड़ित होते हैं जब वह नहीं करती, वे इस चेतना को व्यक्त करते हैं कि आपके पास दंड देने के लिए कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन आपको दर्द है। यह चेतना की सभी संभावित बेगिनहाइन के बावजूद आप अपने दांतों की पूरी तरह से गुलामी में हैं, कि अगर कोई चाहे तो आपके दांत दर्द करना बंद कर देंगे, और अगर आप वह नहीं चाहे तो अगले 3 महीने तक दांत दर्द करते रहेंगे, और अगर आप फिर भी अड़ियल बने रहते हैं तो विरोध करते हैं, तो आपको अपनी संतुष्टि के लिए बस इतना ही करना है कि खुद को पीटे या दीवार पर मुक्का मारे जितना हो सके, और कुछ नहीं। खैर, ये नस्वर अपमान, ये उपहास, किसी अज्ञात व्यक्ति के दांत में दर्द की शिकायत अंत में एक ऐसे आनंद में समाप्त होती है जो कभी कभी कामुकता की उच्चतम डिग्री तक पहुंच जाता है। मैं आपसे पूछता हूं सज्जनों, कभी कभी 19वीं सदी के एक शिक्षित व्यक्ति की कर रहा सुने जो दांत दर्द से पीड़ित है। हमले के दूसरे या तीसरे दिन जब वह करहाना शुरू करता है, वैसे नहीं जैसे वह पहले दिन में करहाता था, यानी सिर्फ इसलिए नहीं कि उसके दांत में दर्द है, किसी भी मोटे किसान की तरह नहीं, बल्कि प्रगति और यूरोपीय सभ्यता से प्रभावित व्यक्ति के रूप में, एक ऐसा व्यक्ति जो मिट्टी और राष्ट्रीय तत्वों से अलग हो पाया है, जैसे कि वे आजकल व्यक्त करते हैं। उनकी करहाएं घिनौनी घृणित रूप से घातक हो जाती है और पूरे दिन और रात चलती रहती है, और बेशक वे खुद भी नहीं जानते हैं कि वह अपनी करहाओं से खुद को कोई भला नहीं कर रहे हैं। वह किसी से भी बेहतर जानते हैं कि वह सिर्फ खुद को और दूसरों को परेशान कर रहे हैं और उन्हें परेशान करते जा रहे हैं। वह जानता है कि वह दर्शक जिसके सामने वह अपनी कोशिशें कर रहा है और उसका पूरा परिवार भी उस घृणा से सुनता है, उस पर जया भी भरोसा नहीं करता, और अंदर से समझता है कि वह अलग तरीके से, ज्यादा सरलता से, बिना किसी तीखेपन और दिखावटीपन के कर रहा सकता है, और वह सिर्फ अपने आप को बदमिजाजी दुर्भावना से खुश रहता है। खैर, इन सभी पहचानों और अपमानों में एक कामुक आनंद छिपा है, मानो वह कह रहा हो, मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ,
मैं तुम्हारे दिलों को चीर रहा हूँ। मैं घर में सबको जगाए रख रहा हूँ। अच्छा, तो जागते रहो। तुम भी हर मिनट महसूस करते हो कि मेरे दांत में दर्द है। मैं अब आपके लिए कोई नायक नहीं हूँ, जैसा कि मैंने पहले दिखने की कोशिश की थी, बल्कि मैं बस एक बुरा व्यक्ति, एक धोखेबाज हूँ। खैर, ऐसा ही है। मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरी असलियत समझ गए। मेरी घिनौनी कर रहा सुनना तुम्हारे लिए बुरा है। खैर, रहने दो, बुरा मत बनो। यहाँ मैं तुम्हें 1 मिनट में और भी बुरा करने दूंगा। आप अभी भी नहीं समझे सज्जनों? नहीं, ऐसा लगता है कि इस आनंद की सभी पेचीदगियां को समझने के लिए हमारे विकास और हमारी चेतना को और आगे जाना होगा। आप हंसते हैं, प्रसन्न होते हैं। सज्जनों, मेरा मजाक बेशक खराब स्वाद वाले, झटकेदार, उलझे हुए, आत्मविश्वास की कमी वाले हैं, लेकिन बेशक ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं खुद का सम्मान नहीं करता। क्या एक समझदार आदमी खुद का सम्मान कर सकता है? तो यह नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड फ्योदोर दोस्तोयेवस्की की इस किताब के भाग 4 तक हमने पढ़ा। भाग 5 से हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप सभी का धन्यवाद और सुनते रहिए द एग्जाम इन लाइफ। और इस सीरीज में हम सभी क्लासिक और अद्वितीय पुस्तकें हिंदी में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।